Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो हम लोग आज क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. एज पर एज क्लास 12th प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न ना, इसमें हमारा जो मेन सिलेबस है ये कंटिन्यूएशन है क्लास 11th का. So before you start this class 12th probability, it is better to first go through the class 11th also, or at least whatever formula you have learned in study in class 11th है ना, उन सबको भी क्या करना है कि एक बार in a proper way इसको पढ़ लेना है, देख लेना है, जिससे क्या होगा कि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस टॉपिक में. प्रोबेबिलिटी में हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो जहां हम लोगों ने 11th क्लास में छोड़ा था उसके जस्ट वहीं से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो आज हम लोग क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं. इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, और साथ में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे. जो आर डी शर्मा की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस होंगे. सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी. ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ द सिलेबस है. अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कवर करता है ये उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में. सो ओके, लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सी कंडीशन, जैसे एज द नेम सजेस्ट ना, जैसे नेम बता रहा है कंडीशन, सो दैट मीन्स सम कंडीशन इज देयर. कंडीशन से मतलब क्या है कि सपोज एक बैग में क्या करते हैं कि हमने 3 डिफरेंट कलर के बॉल रखे हुए हैं. अब आप क्या करते हैं कि उसमें से एक बॉल को अपने उसमें से एक बॉल ड्रॉ करना है. मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. लेकिन अगर ये पहले से बता दिया जाए कि ओके, इसके पहले हमने ऑलरेडी एक रेड बॉल निकाल लिया है, एक वाइट बॉल हमने पहले ड्रॉ कर लिया है, दैट मीन इसमें क्या होगा कि 2 इवेंट्स की अकरेंस होगी. 2 इवेंट्स वन बाय वन उनकी अकरेंस होगी. फर्स्ट वन इवेंट विल बी हैपन, देन द सेकंड वन विल बी, और हम सेकंड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन पे कि फर्स्ट ऑलरेडी हैज अकर्ड. इसको अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred and PB is not equal to 0 is called the conditional probability, that it is denoted by, and it is denoted by PA by B. It may be up let me write it again. It in some of the book it is also written like this. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं. See, इसमें क्या हो रहा है, हम A की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी B पहले हो चुका है, उसके बाद A की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है. देन इट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें बता दिया जाएगा कि एक और इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और दोनों के दोनों उसी सैंपल स्पेस के इवेंट्स होंगे. इसका मतलब ये जो पी ए बाई बी हम लिख रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. और अगर इसी को मैं ऐसे ले लेता हूं तो क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना. तो जिसकी अकरेंस पहले होगी उसको हम क्या करेंगे, एक तरह से डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और दूसरे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर में कह सकते हैं कि वो न्यूमरेटर जैसा फीलिंग होगा, या इसको अब तो पार्टीशन भी बोलते हैं. पार्टीशन जैसा हम लिख रहे हैं, बी पार्टीशन ए के फॉर्म में लिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग और डेफिनेशन. आइए हम और आगे इसको कुछ और एग्जांपल से और या कुछ और डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे. सी इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इट इज गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो हमने कहा था, इसको हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B अकर्स. अगर B हो चुका है तो A की प्रोबेबिलिटी क्या है, और इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B इज टेकन एज द सैंपल स्पेस. इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि A की सैंपल स्पेस S से A और B एसोसिएटेड है, तो हम A की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें B को सैंपल स्पेस कंसीडर कर रहे हैं. सी जो सेकंड पार्ट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B इज टेकन एज अ सैंपल स्पेस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये हमारी बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि क्या करते हैं उसमें एक सैंपल स्पेस S है और हमने A और B लिख लिया,
अब हम ए की प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करने जाएंगे और बी को सैंपल स्पेस कंसीडर कर लेंगे तो क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको मैं और भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और बी के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली हम इसको भी इसी तरह से, इसकी भी हम 3 डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए अकर्स, probability of occurrence of B when A is taken as the sample space, and probability of occurrence of B with respect to A। यानी A by B और B by A both are important। डिपेंड करता है कि एक ही क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं और कौन पहले हो चुका है। ओके, आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने 3 फेयर कॉइन टॉस किया ना। फेयर कॉइन्स मींस कि उसमें हेड और टेल आना जो है वो इक्वली लाइकली है, मतलब हेड की भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ओके, सो जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? This may be the sample space ना, and the total number of element in this sample space will be 8, right ना? फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, फर्स्ट सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल एंड सो ऑन। सो दिस मे बी द सैंपल स्पेस। आप खुद भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख के देखिए। नाउ लेट अस कंसीडर 2 इवेंट्स। हमने क्या किया, इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड 2 और इवेंट ले लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स एंड एफ बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन सो टेल। दैट मीन अब हमारा जो इवेंट है, एक इवेंट हमने ई डिफाइन किया है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, कि कम से कम 2 हेड आना चाहिए, और हमने एक दूसरा इवेंट एफ लिया है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आ रहा है। इनके सैंपल स्पेस क्या होंगे, हम ई और एफ का सैंपल स्पेस लिखें। सो नाउ अगर सैंपल स्पेस लिखने का चेक करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई भी 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ भी 4 है। इवन यहां पर अगर इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाए, अगर हम इनकी अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 4/8 एंड इवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हो जाएगा 4/8 ना। तो ये तो फॉर्मूला सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ओके, नाउ ई एफ, अगर ई और एफ का इंटरसेक्शन देखा जाए तब क्या होगा। एक तो हम क्या करते हैं ना, इसका इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा एलिमेंट है। सो सी ओनली विच वन, दिस इज द एलिमेंट ना, THH, where it is ये, this is the only element which is common between E and F, and no other element is common. Now we are going to define E or probability of occurrence of E if it is known that F has already occurred. That mean, अब देखिए यहाँ पर ऐसे समझना है, हमने कहा था कि हमने 3 कॉइन टॉस किया, लेकिन हमें पहले से पता है कि पहला कॉइन टेल शो कर रहा है। नाउ अगर फर्स्ट कॉइन टेल शो कर रहा है, सो इज इट नॉट दिस वन? फर्स्ट कॉइन अगर टेल शो कर रहा है, सो इसका मतलब सैंपल स्पेस ये होना चाहिए। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से हम पी मतलब प्रोबेबिलिटी ई कैलकुलेट कर रहे हैं, और ई क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड। सो एटलीस्ट 2 हेड को तो इसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट्री इवेंट इसके फेवर में है। सो इज इट नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। अगर हम नाउ पी probability of E if it is known that F has already occurred मुझे कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब हम जब ये कह रहे हैं कि F की अक्रेंस ऑलरेडी हो चुकी है, इसका मतलब फर्स्ट कॉइन टेल शो कर रहा है। ओके, 3 कॉइन टॉस किया गया। आफ्टर टॉसिंग 3 कॉइन्स, अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा कंडीशन इंपोज किया कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल। सो अब उसमें से जो फर्स्ट कॉइन टेल शो करते थे, देयर आर 4 एलिमेंट्स फेवरेबल टू दैट, उसके फेवर में है, हमने उसको नोट कर लिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, है ना, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। सो अब इसमें से बाकी जो तीनों हैं, दिस वन और दिस वन, इसमें तो 2 हेड है ही नहीं, है ना, 1 हेड है, इसमें हेड ही नहीं है। सो दिस इज द ओनली एलिमेंट विच फेवर्स ई। तो क्या हो जाएगा, हम एफ सैंपल स्पेस ले लेंगे और 4 हमारा 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि हमने ई और इंटरसेक्शन एफ में जो एलिमेंट था, कॉमन था, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ से डिवाइड कर दिया। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एफ अपॉन ई लिखना हो
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई लिखना चाहिए. सो दिस में भी मैं कंसीडर एज ए फॉर्मूला, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E if it is known that F has already occurred, वो इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन F. जब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेंगे ना एक्सरसाइज के, तो इसमें और आपको क्लियरिटी आएगी कि हम जब ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, F has already occurred, तो उसमें क्या करना है कि इंटरसेक्शन को F से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. सी नेक्स्ट वन मीन्स ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करने से मेरा मतलब है कि क्या करते हैं कि ये ई और एफ दोनों ही तो एसोसिएटेड किससे हैं, एस से ना. तो क्या करते हैं, इसको भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से डिवाइड कर दें, और इसको भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो that mean probability of occurrence of E if it is known that F has already occurred, ये किसके इक्वल हो गया, probability of E intersection F divided by probability of F. तब तो अगर मुझे ये डिफाइन करना है या इसका फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होना चाहिए भाई, ई और एफ तो वही है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन आएगा, और साथ में क्या करेंगे, हम ई से डिवाइड कर देंगे. दैट मीन जिसकी अक्रेंस पहले है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ना, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और न्यूमरेटर में क्या होगा, इंटरसेक्शन आएगा. ओके, चलिए और मूव करते हैं हम आगे, और क्या करते हैं कि इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं. दिस इज द फर्स्ट वन कि दिस इज द फर्स्ट वन कि हम क्या कर रहे हैं, पी एस स्टैंड्स फॉर सैंपल स्पेस, कि पी एस the probability of S if it is known that F has already occurred, और P F by F जो है वो 1 के इक्वल होगा. सी ये बहुत सिंपल सा प्रूफ हम इसका ले सकते हैं. सपोज मुझे P S by F लिखना है. ओके, आई वांट टू प्रूव दिस. P S by F का मतलब है probability of S if it is known that S has already occurred. तो ये क्या होना चाहिए, P S intersection F डिवाइडेड बाय पी एफ, राइट ना. लेकिन जब हम एस और एफ का इंटरसेक्शन लेते हैं तो एफ होता है, तो इसका मतलब पी एफ बाय पी एफ होना चाहिए, दैट इज सिंपली 1, है ना. और ये पी एफ बाई एफ 1, ये तो इसी में प्रूफ हो गया ना कि भाई अच्छा नहीं, अब अगर सपोज करो कि नहीं, हम तो इसको प्रूफ करके दिखाना चाह रहे हैं कि ये 1 क्यों है भाई, तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. पी एफ बाई एफ कैसे लिख जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, जो प्रीवियस फॉर्मूला है. नाउ दैट फॉर्मूला बिकम सो इंपॉर्टेंट ना. अब एफ का एफ के साथ इंटरसेक्शन तो एफ ही होगा ना, सो इट इज 1. ओके, लेट मी सी द अनदर वन. दिस वन इज नोन एज आवर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. अब इसको प्रूव करने के साथ हमें भी जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट पीई, अभी हमने पढ़ा था कि क्या था पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पीई, राइट. तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्रॉस ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लिखने में जल्दीबाजी कर गए. ओके, सो यहां से अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, दैट मीन ई इंटरसेक्शन एफ लिखना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पीई मल्टीप्लीकेशन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ इट इज नोन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. ओके, इफ इट इज नोन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. सिमिलरली इवन अगर हम f बाई ई के लिए लिखना चाहें, सो अगेन बाय द फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला हमें पता है ना, ये तो अभी हमने क्या किया था प्रीवियस स्लाइड में, इसको हमने प्रूफ किया है. सो यहां से अगेन न्यूमरेटर की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, सो p e इंटरसेक्शन f, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ e इंटरसेक्शन f इज, इट इज p f हो जाएगा अभी, है ना, ये p f है जो मल्टीप्लिकेशन जाएगा, एंड f if it is known that e has already occurred. अच्छा, ये फॉर्मूला याद भी रखना, ये भी अगले स्लाइड्स में या नेक्स्ट में इवन हमारा जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. सो हियर वी हैव
द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रॉपर्टी, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका एक्सटेंशन पढ़ते हैं। अब एक्सटेंशन से क्या मतलब है? एक्सटेंशन मीन्स हियर कि अगर हमें अब ई एफ की जगह मैंने क्या किया, सपोज A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंस्टेड ऑफ 2, अगर हमें 3 लिखना हो, लेट अस राइट फर्स्ट A1 इंटरसेक्शन A2, इसको भी हमने कैसे लिखा है, PA1 एंड PA2 कंडीशन A1, ऐसे ही ना। यानी अभी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि A1 इंटरसेक्शन A2 को हमने डिफाइन किया, अकरेंस ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A1, probability of occurrence of A2 if it is known that A has already occurred. अब अगर मुझे probability of occurrence of A1 intersection मतलब probability of A1 intersection A2 intersection A3 के लिए फॉर्मूला लिखना है, मीनिंग जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 2 के लिए लिखा है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट फॉर 3। सो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था, जस्ट मिनट, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है PA1 intersection A2 is PA1 and PA2 if it is known that A1 has already occurred। हम लिखना किसके लिए चाह रहे हैं, A1 intersection A2 intersection A3। ओके, सो फर्स्ट A1 has occurred, दैट इज ना। नाउ हमने क्या किया, A1 के बाद हमने लिखा कि A2 है ना, A2, now how we write it, now it is A2 and A1 is already occurred। see अभी क्या हो, देखिए पहले A1 occurrence of A1 is there, so A1 has already occurred, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 में लिख दिया। अब occurrence of A2 आया है, लेकिन जब A2 की बारी आए तो A1 तो ऑलरेडी, A1 की occurrence ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो हम क्या करेंगे, A2 को A1 से डिवाइड करें, इन्हें कंडीशन प्रोबेबिलिटी लेंगे, वहां पर A2 की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे, सो एक कंडीशन इंपोज करेंगे कि A1 तो पहले ही हो चुका है। नाउ इसी को अब जब हम A3 लिखने जाएंगे तो कंडीशन क्या हो गया कि A1 एंड A2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो A1 इंटरसेक्शन A2 की कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। मीनिंग अगर इसको मुझे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 के लिए लिखना है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही पहले A1 से, यहां ये ध्यान देना है कि विच वन हैज फर्स्ट अकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी, देन जो सेकंड हुआ है उसकी अकरेंस उस समय फर्स्ट हो चुका है, देन क्या करेंगे, हम थर्ड पे मूव करेंगे, लेकिन जब थर्ड पे मूव करेंगे तो A1 और A2 तो ऑलरेडी उनके अकरेंस हो चुके हैं ना, दे हैव ऑलरेडी अकर्ड। एंड नाउ जब हम A4 पे पहुंचेंगे तब ये कहेंगे कि A1 A2 A3 ऑल हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये ऑलरेडी इनकी अकरेंस हो चुकी है, राइट ना। सो इस तरीके से 4 के लिए, 5 के लिए, इवन n इवेंट्स के लिए किसी भी सैंपल स्पेस S से अगर एसोसिएटेड n इवेंट्स हैं तो उनके लिए भी हम इस थ्योरम को एक्सटेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि सैंपल स्पेस एक ही है, दैट मीन एक एक्सपेरिमेंट है, और ये A1 A2 A3 दे ऑल दीज इवेंट्स आर रिलेटेड विद द सेम सैंपल स्पेस, ये सभी के सभी एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। ओके, लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, let A and B be this is another very important property कि let A and B be two events associated with a random experiment and S be the sample space if C is an event such that probability of C is not equal to 0, तो हमें प्रूव करना है probability of A union B if it is known that C has already occurred, that is equal to probability of A, it is known that C has already occurred, plus probability of B, C has already occurred, minus probability of occurrence of A intersection B, C has already occurred। okay, so let us start, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इसका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना है, P A यूनियन B C has already occurred के लिखने जा रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला था इसका कि दोनों को इंटरसेक्शन लेना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C डिवाइडेड बाय PC। ये हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से फॉर्मूला अप्लाई किया ना, नहीं कंडीशनल वाला, है ना। कंडीशनल से मेरा मतलब है कि हम ऑलरेडी हम जानते हैं ना कि A occurrence of A if B has already occurred, तो क्या होता है A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB।
यानी जिसकी अकरेंस बाद में है वो डिवीजन में आएगा और बाकी दोनों का इंटरसेक्शन। यहां क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यू नो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, राइट, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एंड हियर वी हैव, राइट ना, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय पी सी। ओके, अब आते हैं इस पे। अभी क्या करते हैं, यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है क्लास 10th में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। यानी क्या कर रहे हैं हम, इसको कैसे लिखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस ना, पी A intersection C plus P B intersection C, right ना, minus P A intersection C, okay, A intersection C intersection B intersection C, right ना। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ठीक है। अब इस C को सेपरेट करते हैं, दैट मीन P A इंटरसेक्शन C बाय PC, अलग अलग लिख रहे हैं हम इसको, P B इंटरसेक्शन C बाय PC माइनस यहां पे। सो ये हमारा प्रॉपर्टी, सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, चेक करके बताइए मुझे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, नहीं, बाय PC। सो अब ये क्या हो जाएगा, is it by formula, it is by occurrence of A if C has already occurred का ही तो फॉर्मूला ये। so occurrence of B if it is known that C has already occurred and occurrence of A intersection B if C has already occurred का फॉर्मूला ये हो गया। Here is the proof, ये सिंपल सा प्रूफ हो गया, नहीं। सो प्रूफ इज सो सिंपल। थोड़ा सा क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारे सेट थ्योरी के रिजल्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, उनको ध्यान रखेंगे तो इन सब का प्रूफ भी बहुत इजी है ना। रिपीट करना चाहे रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां पर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, नहीं। देन हमने क्लास 11 में जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पी ए यूनियन बी का, उसको अप्लाई कर दिया फॉर्मूले को, एंड देन हमने उनको सेपरेट करके लिखा, आंसर तक पहुंच गए। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हियर्स अनदर वन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ए कंप्लीमेंट ना, दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट occurrence of A if B has already occurred, उसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, और वो हम कह रहे हैं कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। ओके ओके, अभी एक चीज हम लोग पहले जानते हैं ना, P S बाय बी, S बाय बी का ना occurrence of S ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of S इफ इट इज नोन दैट B has already occurred, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अभी S का मतलब, S क्या होगा, is it not A intersection A complement, है ना, that is equal to 1, ये भी ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमारा है ना। सो सी, हम कुछ फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ ना, नहीं, ए यूनियन ना, यहां थोड़ा सा लिखने बोलने में गलती हुई है, ए यूनियन बी, सी अगेन, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जब होता है वो सैंपल स्पेस ऐसा जाएगा। अगर हम A का A कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, है ना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो A यूनियन A कंप्लीमेंट। अभी इसका फॉर्मूला अप्लाई करना जरा, इसका अभी हमने जो इसके प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला लिखा है उसको अप्लाई करते हैं। तो उसको क्या लिखेंगे, P occurrence of A B has already occurred plus occurrence of complement of A B has already occurred minus A intersection A complement divided by B, not divided actually, मतलब B has already occurred ये बोल सकते हैं। सी क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने A यूनियन B C has already का फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो A की जगह पर A है, B की जगह पर A कंप्लीमेंट है और C की जगह पर B है, और उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया।
ओके, तो ये तो P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ठीक रहेगा बोलना ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए, और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाई होता है, नो है ना, ये तो फाई होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, दैट मीन नो एलिमेंट इज देयर, जीरो, सो ये दिस बिकम जीरो, सो ये जीरो हो गया ना हमारा, क्योंकि दिस इज फाई, एम्प्टी सेट। सो फ्रॉम हियर conditional probability of not occurrence of A, that means B has already occurred, 1 minus, ये ठीक है, इसको वैसे बोल सकता हूं, probability of not occurrence of A if B has already occurred is equal to 1 minus probability of occurrence of A if B has already occurred. सी लैंग्वेज, वहां पर लैंग्वेज देने की सिर्फ जरूरत है और कुछ नहीं। सो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और अभी क्या करते हैं कि हम थोड़े क्वेश्चन लेंगे। सो मैं बुक ले लेता हूँ 30, ये क्या करने जा रहे हैं हम, जो एडिशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 31.1, देयर आर 9 क्वेश्चन, इन 9 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके, वन बाय वन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सी अगेन, अभी हमें क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कि आइडिया क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी बी माई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, वो आइडिया थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, 10 cards numbered 1 through 10 are placed in a box, mixed thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? See, अभी क्या करना है, एक तो तरीका क्या है कि पहले मैं क्या करता हूं कि सैंपल स्पेस S को लिख देते हैं। सी, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन सिंपल है, नो डाउट, बस क्या करना है कि थोड़ा सा लिखने का तरीका सही होना चाहिए, और अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे सैंपल स्पेस हो गया, उसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर काट थे। अभी क्या करते हैं, हम E और F डिफाइन कर लेते हैं, है ना। दो इवेंट होंगे यहाँ पर। एक क्या है, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, सो लेट E बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड हैज नंबर मोर देन 3, नंबर मोर देन 3, और F क्या हो गया, इवन नंबर, है ना, कार्ड शो इवन नंबर। तो इसका मतलब अगर हम E को लिखने जाएंगे तो मोर देन 3 का मतलब इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। और अगर F को लिखने जाएंगे सो इवन नंबर्स मीनिंग 2, 4, 6, 8, 10। अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, दैट मीन हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ना, F by E क्यों, probability that it is an even number, it is known that drawn card has a number more than 3, राइट। सो एक तो तरीका है क्या है कि सिंपल E by F के लिए या तो फॉर्मूले पे चलाइए, यानी हम फॉर्मूले के लिए हम ये अप्लाई कर दें, है ना, E ना, ओके, डिवाइडेड बाई E। दूसरा तरीका क्या है कि E को सैंपल स्पेस लेंगे, तो E में कितने एलिमेंट्स हैं, E में है 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सैंपल स्पेस हो गया। और F हमारे जो फेवरेबल है F में, अब F में फेवरेबल कौन सा है, इवन नंबर्स 1, मतलब इसमें से इवन नंबर क्या कौन कौन से हो गए, ये 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। सो 4 नंबर्स आर दिया, सो 4/7 आंसर हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या करना है कि सी, एक तो सैंपल स्पेस S होगा, उसके क्या करेंगे कि उसमें 2 इवेंट्स आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 इवेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, E और F। हमने E F डिफाइन करके उसके सैंपल स्पेस को लिख दिया। जिस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस नहीं लिख पाएंगे वहां क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे, तब वहां P और PF इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन क्या करना है हमें कि या तो हम क्या करें कि E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट कर लें, है ना, और हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हैं, दो तरह से फॉर्मूले मतलब सपोज हमें ये कैलकुलेट करना है, तो एक तो फॉर्मूला हमारा है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट F। दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो डेफिनेटली ये हमारा सिंपल लगेगा हमें कि E इंटरसेक्शन F में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन F से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल।
आइए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन, तो और थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। Assume that each child born is equally likely to be a boy or girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is a girl? Okay, now see कि इस क्वेश्चन के लिए ना अगर मैं सिंपल स्पेस लिखना चाहता हूँ, सिंस इट हैज टू चाइल्ड, तो दो चिल्ड्रन होंगे, तो फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, देन फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, दिस में भी द पॉसिबिलिटी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी डेट, हम डेट प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट द यंगेस्ट, द, क्योंकि ये एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, मैं अब क्या कर रहा हूँ ई एफ लिखने की जगह है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में है तो लैंग्वेज से ही काम चला रहे हैं। और क्या है गिवन, क्या है कंडीशन, क्या है बोथ आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, राइट। अब क्या करना है, दोनों लड़कियां हैं, है ना। हमें क्या करना है, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, है ना। हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स लिख दिया है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी थी, जस्ट मिनट, क्या करते हैं, जो हमने हमने इसको प्रॉपर लिख देते हैं थोड़ा सा। ओके, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है बोथ आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, और कंडीशन क्या है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, द youngest is a girl, right? अब both are girl meaning here it is, and youngest is a girl, यानी छोटी लड़की ना सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे गर्ल, ये दोनों है ना, तो सिंपली 1/2। अभी अगर आपको पूरा लिखना भी है तो बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल को जब लिखने जाएंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा उसमें, और सेकंड में आपको ये दोनों एलिमेंट लिखे जाएंगे। सो ऊपर क्या करना है, कॉमन एलिमेंट को लेना है और नीचे सैंपल स्पेस बना देना, ये यंगेस्ट इज ए गर्ल सैंपल स्पेस हो गया। जैसे सेकंड है बोथ आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, और कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो जब हम कह रहे हैं एक लड़की होनी चाहिए, तो ये कंडीशन बाहर हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं। और अब इसमें से दैट मीन सैंपल स्पेस हमारा 3 हो गया, क्योंकि ये उस सैंपल स्पेस में नहीं आएगा, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल में ये नहीं आएगा, तो ये तीनों आएंगे। अब इसमें से बोथ गर्ल को तो एक ही फेवर कर रहा है, सो 1/3 जाए आंसर। यानी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक और लेते हैं, गिवन दैट that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of event the sum of numbers on both the dice is 4. See again, अब इसका सैंपल स्पेस में तो बहुत सारे, क्योंकि हमने टू नंबर्स गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different, यानी अगर मैं टू डाइस को थ्रो करूंगा, सो 1 1 1 2 1 6 2 1 2 6 एंड सो ऑन ना, ये तो काफी लंबा लिखा जाएगा, सो इसको छोड़ देते हैं। क्या हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। क्या करना है, ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, नंबर अपेयरिंग आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट, ओके, नंबर्स आर डिफरेंट, राइट। अब नंबर्स आर डिफरेंट को मैं लिख लेता हूं, क्योंकि जस्ट मिनट, आई थिंक ओके ओके, क्या करते हैं, नंबर्स आर डिफरेंट को हम लोग लिख लेते हैं। अब नंबर्स आर डिफरेंट से मतलब है कि कौन कौन सा आएगा, on throwing two dice two numbers appearing on them and two dice are different, given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, different में तो बहुत सारे हो जाएंगे, कौन कौन छूट जाएगा उस पे आते हैं। इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है,
इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इनको नहीं लिखना है। सो दैट मीन जिनको लिखना है, अगर उसमें मैं सारे एलिमेंट काउंट करूंगा, सपोज ये ई है, तो एक्चुअली 30 एलिमेंट्स हैं। द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4 है। सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। अब 4 सम कब आएगा? जरा 4 वाले को लिखिए, इसको मैं एफ कर लेता हूं, है ना, पहले एफ कर लेते हैं। 4 कब आएगा? 4 आएगा 3 में 1 को ऐड करने से, या 1 में 3 को ऐड करने से। दूसरा एक और आएगा 2, और 2 भी 4 आएगा, लेकिन 2 2 इसमें नहीं है ना, 2 2 4 इसमें नहीं है। चलो हम लिख भी देते हैं 2 2, बट 2 2 इज नॉट देयर ना, तो इसको तो लेना नहीं हमें, राइट। अभी क्या करना है कि नंबर्स ऑन डिफरेंट, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, दैट इज 30, है ना, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। नंबर भाई इनको नहीं लिखना है, टोटल सैंपल स्पेस एनएस जो था, एनएस में कितने थे? 36 नंबर्स थे। इसमें से ये 6 नहीं लिखने हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 30 हो जाएगा। ओके, एफ क्या है? सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑन द डाइस इज 4। तो 4 में तो ये दो कंडीशन आएंगे, एक कंडीशन 2 2 का था, वो तो इसमें है ही नहीं, तो लिखे क्यों? तो इसका मतलब फेवर कितना, एफ में कितने हैं? 2 ही एलिमेंट हैं जो कॉमन है उनमें। सो 2/30 दैट इज 1/15 इज द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। Okay, let me move toward the next one. Question number 4. A coin is tossed 3 times. If head occurs on first 2 tosses, find the probability of getting head on third toss. से again ये सारे क्वेश्चन ना, अगर मीनिंग लिखना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कई बार इन क्वेश्चनों में। स्टूडेंट भी क्लास में कहते हैं इसको लिखेंगे कैसे। अब जैसे इसी में हमने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, ई और एफ है। इफ हेड अक्कर्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, ई करते हैं, ई हो गया हेड occurs on first 2 tosses। इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस लिखना हो तो क्या होगा भाई? फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आया है, तो थर्ड पे हेड है या थर्ड पे टेल है, सिंपल। अब एफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड, हेड ऑन थर्ड कर दें इसको, एफ को, एफ हो गया हेड ऑन थर्ड टॉस। अभी मुझे क्या करना है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एफ बाई ई का, राइट। सो सिंपल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। अब एफ में कितने नंबर हैं, है ना, जस्ट मिनट, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ ई होगा ना, ई होगा, ऐसे याद रखेंगे। जो यहाँ नीचे लिखा जाएगा ना डिनोमिनेटर में, वो यहाँ आना चाहिए। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और इन दोनों में हेड ऑन थर्ड को अगर आप सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो हेड ऑन थर्ड पे कौन सा भाई? ये तो है ना भाई, फर्स्ट 2 पे तो हेड थे ही, थर्ड पे भी हेड आ गया। सो 1/2 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका इन क्वेश्चन को करने का है कि जो भी डिवीजन में जा रहा है, दैट मीन जिसकी कंडीशन है ना, डिवीजन मतलब कंडीशन, वो हमारा डिवीजन पे होगा, वो डिवीजन में आएगा, और बाकी इंटरसेक्शन फर्स्ट 2 में आ जाएंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 9 क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। A die is thrown 3 times. Find the probability that 4 appear on the third toss. If it is given that 6 and 5 appear respectively the first 2 tosses. So see again, अगर मैं इसको given that 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses, इसको E मान लेते हैं, ओके। तो E क्या हो जाएगा? 6 and 5 appear respectively in first 2 tosses। तो 6 और 5 पहले दोनों पे आए थे, तो उसके साथ 1 आया होगा, है ना, उसके साथ 2 आया होगा, उसके साथ 3 आया होगा, उसके साथ 4 आया होगा, उसके साथ 5 आएगा, या उसके साथ 6 आएगा। यही ना हो गया। सी अगर इसको हम ई मान लेते हैं कि 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses। अभी एफ हमारा क्या है? एफ है that 4 appears on the third toss। ओके, तो एफ में क्या एलिमेंट होगा? एफ में हो गया 6 5 4। अब सीधे एफ में ये लिखने का मतलब देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 appear on the third toss। एक्चुअली तो ये 4 appear on third toss का मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे एफ को अगर कंप्लीटली लिखना है तो क्या होगा? 1, ये नंबर्स बदलेंगे, 1 1 4 से लेके ये सारे लिखने चाहिए मुझे, है ना, ये सारे के सारे आने चाहिए। यानी 4 यहां पर है, ये नंबर बदले जाएंगे, है ना, 6 6। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? इसको सैंपल स्पेस ले रहे हैं।
तो उसमें से जो सिर्फ इसको फेवर कर रहा है मैं सिर्फ उसको लिख रहा हूं, यानी एक तरीके से हम E इंटरसेक्शन F लिख रहे हैं यहां पर, है ना। हम E इंटरसेक्शन F लिख रहे हैं, हम F नहीं लिख रहे हैं। F लिखने जाएंगे तो F में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, F तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और अभी जो कैलकुलेट करना है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है F की प्रोबेबिलिटी। E ऑलरेडी गिवन है, तो दैट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इंटरसेक्शन E, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E होना चाहिए ना। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और इसमें कितने हैं, इसमें 6 हैं, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सी अगेन इवन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें F हमने जब लिखा था ना, तो F नहीं लिख के हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन को लिख रहे थे, यानी इसको ऐसे ले रहे हैं। हमने सैंपल स्पेस S की जगह पर जब हम E को ही सैंपल स्पेस लिखेंगे तब हमारा F भी छोटा हो जाएगा। F का उसमें मतलब हो जाएगा सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट को लिख रहे हैं। ओके 6। ये हमें क्या कर रहा है कि हमें उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है पी ए बी ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यस बोथ द क्वेश्चंस आर देयर। ओके, पी ए बाय बी कैलकुलेट करना है, तो ये तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, यही तो फॉर्मूला होता है। सो ए इंटरसेक्शन बी भाई हमारे गिवन है और पी बी भी गिवन है ना। सो इट इज 32/50। अब जो भी कैंसिल होता है आई थिंक 2 से 16/25 आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करना है हमें दीज थिंग्स आर गिवन। अब हमें क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, राइट ना। सो ए इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड आउट यही करना है ना। अब हम पी इंटरसेक्शन बी में अगर पी बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये ना। सो इस पी बी को यहां की जगह मैं यहां लिखता हूं। कौन सा थ्योरम हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया। अब पी ए बाई बी नहीं गिवन है ना, गिवन ही नहीं है हमें, सो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, है ना, इसको चेंज करते हैं। सी मतलब अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि हमें गिवन क्या है, तो जो हमें गिवन है हम उसकी हेल्प लेंगे। अगर ओके हियर इट इज, सी अगेन लेट मी कम टू द क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, हमें पी बी बाई ए गिवन है। सो नाउ हमें पता है कि पी बी बाई ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, राइट। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी जो कैलकुलेट करना है वो पी बी बाई ए पी ए के इक्वल होगा, और ये हमें गिवन है 0.5 और पी ए गिवन है दिस वन। सो आंसर इज 0.20, राइट, सिंपल। अब ऐसे ही अब क्या करेंगे, पी ए बी बाई गिवन है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को दिस टाइम पी बी से डिवाइड कर देना है। तो ये था 0.20 और इसको डिवाइड करना है हमें 0.3 से, दैट इज 2/3 आंसर हो जाएगा। सो 2/3 एक आंसर हो गया और दूसरा आंसर हो गया 0.2। चलिए और एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे सिंपल क्वेश्चंस हो गए। सिंपल इसलिए इस सेंस में कि अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें, पी ए कंडीशन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। वैल्यूज गिवन है, नहीं गिवन है, गिवन क्यों नहीं है। अब एक क्वेश्चन ध्यान आया, अरे भाई ये तो मैं गिवन ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, अभी अब मुझे जरूरत पड़ गई क्लास 11 की। सी नाउ आई नीड ए हेल्प ऑफ क्लास 7। वो क्या था फॉर्मूला, पी ए बी जो है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अब ये 11/30 है, राइट, ये 1/3 है, राइट, ये 1/5 है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पहले कैलकुलेट करेंगे, वो 11/30 माइनस क्या, चलो इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख देता हूं। 30 एलसीएम लिख लेना है, क्यों 30 एलसीएम लिख सकते हैं ना 11/30। सो ये कितना होगा, है ना, अगर हम 30 एलसीएम लेंगे 3 5 30, यहाँ तक ठीक है। सो 30 से 11, 3 से 10 ना, सो इज इट -10, 5 से -6,
अब ये क्या सही लग रहा है भाई, 16 कैसे माइनस जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी में, है ना। सो लेट मी चेक कि हमने कोई वैल्यू को गलत तो नहीं दिया। पी ए 1/3, पी बी 1/5, पी ए यूनियन बी 11/30, ठीक है। ओके, सो हमने लिखा पी ए यूनियन बी 11/30, 1/3 प्लस 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर आ गया। गलती क्या हुई है, ये माइनस का होगा, ये दोनों प्लस के होंगे, ये माइनस का होगा, ये दोनों प्लस के होंगे। सो 16 माइनस 11 5, सो 5/30 यानी 1/6, है ना। ये सिंपल है ना। ये दो, ये हम मूव कर रहे थे, है ना, इसको हमने दूसरी साइड में मूव किया तो ये मूव होके माइनस में आएगा ना। सो नाउ अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन आप भी आसानी से कैलकुलेट करेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है, पी बी 1/5 है। सो आंसर हो गया 5/6। ऐसे पी बी कंडीशन ए कैलकुलेट करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी 1/6 डिवाइडेड बाय पी ए 1/3, सो दैट इज 3/6 यानी 1/2। आंसर को चेक करते जाएंगे, राइट ना। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सी गेन ये सारे क्वेश्चन ना हार्डली, ये सभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये 1 मार्क्स में आने चाहिए। एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इसमें, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ही होना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है वी हैव a couple has two children. Find the probability that both the children are male if it is known that at least one of the children is male. Females if it is known that elder child is a female. ये क्वेश्चन हमारा ना, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2, ये उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ओके, सो अगर 2 चिल्ड्रन है सो सैंपल स्पेस होना चाहिए, दोनों चिल्ड्रन है तो दोनों बॉयज हो सकते हैं। अच्छा, मेल फीमेल लिखा है इसने, तो हम भी वैसे लिख दें क्या। देन बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, और गर्ल गर्ल हो सकता है, ये ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट दैट बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, बोथ आर मेल, क्या गिवन है, इट इज नोन दैट at least one of the children is male, one of the children is male। ने शॉर्टकट थोड़ा लिख दिया है। अब एक मेल होना चाहिए, कम से कम एक मेल होना चाहिए, तो ये तीनों उसको फेवर कर रहा है, एक मेल को, और बोथ आर मेल ये रहा, तो इंटरसेक्शन में 1 होगा और सैंपल स्पेस 3 हो जाएगा। सो 1/3, कितना सिंपल है। बोथ आर फीमेल, सेकेंड पार्ट में डायरेक्ट लिखूं क्या, ये लैंग्वेज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल। अब एल्डर चाइल्ड फीमेल को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों से सपोर्ट कर रहा है नहीं, और उसमें बोथ गर्ल को ये सपोर्ट कर रहा है। सो 1/2 आंसर। देखिए क्या करना है मुझे इसमें, ये कंडीशन है, इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, तो एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल को सैंपल स्पेस ले लिया, तो एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल यानी बड़ी जो है वो लड़की है, तो ये है ना दोनों। सो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें से कैलकुलेट क्या कर रहा है, बोथ आर गर्ल्स, सो बोथ आर गर्ल्स और बोथ आर फीमेल, वो ये सपोर्ट कर रहा है, सो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये हमारे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 31.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सिंपल थे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ी सी कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेशन को की गलती नहीं करें और लैंग्वेज को सही से समझें तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी था। सो उस केस में क्या होगा कि अगर लैंग्वेज में गलती नहीं कर रहे हैं समझने में, और हम क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। और इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। दैट मीन हम थोड़ा सा मूव करेंगे थोड़े बेटर क्वेश्चन से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए। यहाँ पर आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।